हेलो स्टूडेंट, आज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। इससे क्या आशय है, जो तीनों सेक्टर की हम बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तो इन तीनों ही सेक्टर्स में, इन तीनों ही क्षेत्र में कहाँ ज्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर में, कहाँ लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिल रहा है, इन सभी चीजों के प्रश्नों को आज हम यहाँ समझेंगे। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। आपने पिछले स्लाइड में ये देखा है कि जो जीडीपी में तीनों ही क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन हुआ है, पहले जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र जो है उसकी ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन अब हम देखते हैं 2013-14 में परिवर्तन हो गया और वर्तमान में किसकी ज्यादा हिस्सेदारी है, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा है। फिर भी रोजगार में ही ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अगर हम रोजगार की बात करते हैं, तो क्या रोजगार में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए बच्चे इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे हैं, एक है आलेख 2 और एक है आलेख 3। पहले हम आलेख 2 को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, जो कि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से 73-74 में जो है हिस्सेदारी जो है उसमें ज्यादा प्रतिशत था आपके प्राथमिक क्षेत्रों का। लेकिन अगर हम 2013 और 14 की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा प्रतिशत हो गया तृतीय क्षेत्रकों का। अब हम बात करते हैं रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, कौन से ऐसे सेक्टर जो सबसे ज्यादा रोजगार आज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम इसमें भी 1972 और 73 के टाइम को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो कृषि, लगभग आप देख लो देश के 70% से ज्यादा के जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर थी, वो कृषि पर निर्भर है। मतलब कि वो प्राथमिक सेक्टर जो थे उन पे डिपेंड थी, वहां पे सबसे ज्यादा उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सेकेंडरी सेक्टर और ये जो है टर्सरी या तृतीय क्षेत्र में रोजगार का जो है आपको आंकड़ा दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि जब हम 30-40 साल बाद का एक को अगर हम देखें, उसके अर्थशास्त्र को, अगर हम इतिहास को देखते हैं, तो पहले तो हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम 30-40 साल बादों की तुलना करते हैं तो उसके वर्षों में क्या परिवर्तन आया था, अब आप देखिए कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वैसे ही यहाँ और यहाँ के अनुपात में परिवर्तन है क्या? नहीं, क्योंकि 2011 और 12 में भी जो जनसंख्या है जिनको रोजगार प्राप्त हो रहा है वो 49% जनसंख्या, लगभग आप समझ लो 50% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर ही, मतलब प्राथमिक जो सेक्टर है, जो क्षेत्रक है, उसी पर ही उनको रोजगार मिल रहा है, उन्हीं पर निर्भर कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या तृतीय सेक्टर हो, इन दोनों का नंबर आता है। तो देखिए, यद्यपि इसमें जो है वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन फिर भी अधिकांश रोजगार जो होता है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे यद्यपि है कि 75% लोगों को रोजगार मिल रहा है और आज की कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पे 50% लोगों को मिल रहा है। कमी अवश्य हुई है, लेकिन फिर भी आज भी रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रक ही है। तो ऐसा क्यों है बच्चों, आज हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोग जो है, जब तृतीय क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, जब जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो तृतीय सेक्टर का वर्तमान स्थिति में है, तो फिर रोजगार या एम्प्लॉयमेंट वो उतना उस अनुपात में क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों आज भी देश के, भारत में देश की अधिकांश जनसंख्या अपने रोजगार के लिए जो है वो प्राथमिक क्षेत्रों पर ही निर्भर है? तो ये क्यों है? इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है, जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक हैं, वो रोजगार के पर्याप्त अवसर जो है उसको क्रिएशन नहीं कर पाए, उसका सृजन नहीं कर पाई है। इस वजह से ही आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कहाँ डिपेंड है, वो प्राथमिक क्षेत्र में उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। देखिए,
अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। तो आप देखिए कि जीडीपी की जब हम जीडीपी की बात करते हैं, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया मुझसे, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में जो है ये 14% जो है, जो थर्ड सेक्टर के, जो तृतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, ये अपना जीडीपी में कितना दे रहे हैं, 40% जो होता है, 40 गुना की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप उत्पादन में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो होता है 5 गुना ही जो है एम्प्लॉयमेंट हमें मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसका एक रीजन देखा था, और आगे हम अन्य रीजन को देखेंगे, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से जो है ये हुआ है कि हम जीडीपी में तो बहुत आगे हैं तृतीय क्षेत्र के, लेकिन हम लोगों को उस अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। तो चलिए बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं कि और ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। तो आधे से जो है अधिक श्रमिक क्या है, वो कहाँ काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि जीडीपी में जिनका योगदान कितना है, 1/4 है। तो जीडीपी में मतलब 1/4 मतलब समझ लो, ये जीडीपी में तो केवल जो है 25% ही जो है वो योगदान दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी तुलना में अगर हम सेकेंडरी मतलब द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उनका जीडीपी में कितना है, 4/5, मतलब कि जो इनका हिस्सा है वो कितना है, वो उनका जो है 75% हिस्सा आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे लोग का जीडीपी में इनका योगदान कम है, लेकिन रोजगार के अगर क्षेत्र में देखें तो अधिक है। उसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि जीडीपी में इनका हिस्सा ज्यादा है, लेकिन अगर रोजगार देखें तो रोजगार की तुलना में इनका जो है जो परसेंटेज है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। कौन? द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो आधे से भी अधिक कम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो लोगों में जितनी पोटेंशियल है, जितनी उनकी क्षमता है, उससे कम वो उत्पादन कर रहे हैं। अब देखो इसको ना बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण में आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाना चाहती हूँ। तो मान लीजिए कि एक लक्ष्मी, जैसे आपको लिखा हुआ है कि लक्ष्मी है और वो एक छोटी सी किसान है, बहुत एक स्मॉलर फार्मर है वो, और उसके पास जो होता है 2 हेक्टेयर मान लीजिए एक भूमि है, जो कि मुख्य रूप से वो भी प्राकृतिक संसाधन, मतलब कि वो भी डिपेंड करता है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसको, वो भी बारिश पर जो है वो डिपेंड है, ताकि उसको अच्छी फसल होगी। और वो वहाँ पे ज्वार की फसल उगा रही है, अरहर की खेती कर रही है। ठीक है, अब उसकी फैमिली में 5 मेंबर, मान लीजिए 4 या 5 मेंबर उसकी फैमिली में है, जो इसी भूमि पर, मतलब ये जो 2 हेक्टेयर की भूमि है उसी पर जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम देखते हैं कि वास्तविकता अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से जो होता है, उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली काम कर रहा है, मतलब फुल टाइम काम कर रहा है। कभी वो जा रहे हैं तो 1 घंटे काम करके आ रहे, कभी 2 घंटे काम कर रहे, कभी 2 दिन में गए और काम को देख कर आ गए। ठीक है, तो यह स्थिति जो है हमें जो बताती है क्या, कि लोग अपने उत्पादन से कम काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसे ही हम जो है अर्ध बेरोजगारी भी कहेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अतः यद्यपि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। ये जो अल्प बेरोजगारी है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, यही है अल्प बेरोजगारी। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कृषि में, इसका ये मतलब है कि कृषि में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो अगर हम उसमें से कुछ लोगों को हटा भी देते हैं तो भी जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, जो उसके उत्पादन है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। जैसे कि अभी हमने लक्ष्मी के उदाहरण को देखा कि उसकी फैमिली में मान लीजिए 4 लोग हैं और वो 2 हेक्टेयर की भूमि में वो चारों लोग काम कर रहे हैं, जबकि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक लैंड है, अगर और ये 2 हेक्टेयर की एक लैंड है, एक भूमि है, उसमें एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। तो 4 लोग की यहाँ पे आवश्यकता है कि नहीं, जो काम एक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता से कर सकता है, वही काम को जो है यहाँ पे 4 लोग कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए
यहाँ पे जो अगर इन 2, 3, 4 लोग को अगर हम हटा भी देते हैं तो भी ये काम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अपनी पूर्ण एफिशिएंसी जो होता है, जितने उनमें पोटेंशियल है, जितनी उनमें क्षमता है, उस क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है, और इसे ही जो है अल्प बेरोजगारी हम कहेंगे। मतलब जहाँ एक पर्सन जो होता है की आवश्यकता होती है और वहां 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इस स्थिति को हम अल्प बेरोजगारी कहेंगे। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों नियत श्रमिक है जो कि दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। तो ये जो है उदाहरण जो है वो कहाँ है? वो शहरों में भी हमें सेवा क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है अनियत श्रमिकों के रूप में। अब कैसे देखने को मिलता है? देखिए उदाहरण देखते हैं। वे प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं। आप इन सबको देखिए, प्लम्बर, पेंटर या कोई भी मरम्मत रिपेयर के लिए बुलाते हैं। आपके घर में कभी पेंटिंग होती होगी, तो आप ये देखिए क्या पेंटर आपके घर में साल भर आके पेंटिंग का काम कर रहा है क्या? नहीं। बहुत सारे समय में, जैसे आप मान लीजिए कुछ ऐसे समय होते हैं जब लोग अपने घर में पेंटिंग नहीं भी करवाते, बारिश वगैरह में लोग नहीं करवाते, तो इनको साल भर मतलब 300, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्हें 365 दिन काम मिलता है क्या? नहीं। या तो इन्हें कुछ महीने काम मिल जाता है या साल में कुछ दिन काम मिल जाता है, तो इनको पूरे साल भर जो है वो कार्य उनके पास नहीं होता है। तो यही स्थिति जैसे कि हमने वहां पे किसान को देखा, यहाँ पे हम मजदूरों की भी यही स्थिति देखते हैं, चाहे वो कुछ भी उनका ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, पेंटर हो, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य असुविधाजनक विषम काम करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते, तो इन्हें फुल्ली जो होता है, जो फुल टाइम जो है एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं मिल पाता है। तो ये भी क्या होंगे? ये भी अल्प बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते और कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। तो इसके बाद आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में या स्ट्रीट वगैरह में, आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो होता है वो ठेले वगैरह दुकान वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को जो होता है वहां पे उनको बेचते हैं। तो वो अपना पूरा दिन जो है वहां अपनी पूरी दिन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल पाता है? नहीं, वो बहुत कम कमा पाते हैं। तो ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें ये काम जो है वो करना पड़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर लोग जो है वो जितनी उनमें पोटेंशियल है, जितनी उनमें क्षमता है, उससे कम वो कर रहे हैं, इसीलिए जो है हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों सबसे पहले आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के अवसर कौन से सेक्टर में कहाँ कैसे हैं, ये हमने आज समझने का प्रयास किया। और हमने देखा कि जिस अनुपात में तृतीय क्षेत्र जीडीपी में अपनी भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उस अनुपात में वो रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। आज भी अधिकांश भारत में जो जनसंख्या है वो रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है, और ये क्यों करती है आज हमने इस कारणों को भी समझने का प्रयास किया।